हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है एमिन्स। एमिन्स पे हम लास्ट लेक्चर में 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में भौतिक गुणों के बारे में और एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। आगे की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि एमिन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 7 कैटेगरीज में आपकी वर्गीकृत हैं। तो हम आज शुरू करेंगे सेकंड वाली अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं पर अच्छे से फोकस करें और हर अभिक्रिया को अच्छे से समझ के करें। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का भाग 2, और जिसमें हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन से। तो बच्चों, सेकंड केमिकल रिएक्शन आपकी क्या है? सेकंड वाली केमिकल रिएक्शन का नाम है एल्किलन। ठीक है, अब एल्किलन का मतलब होता है एल्काइलेशन। ठीक है, जब भी हमको इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो पीछे का ATION आपका कनेक्ट हो जाता है और आगे का नाम वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे अगर हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो हम बोलते हैं नाइट्रेशन, अगर हम सल्फोननन करवाते हैं तो हम बोलते हैं सल्फोनेशन। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको इन सबके पीछे ATION लगाते हुए चलना है। ठीक है, अब नाम क्या है? नाम है एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन जो है ये एल्किलन आपका अमीन्स की एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको करवा चुकी हूं। तो एक बार आप चैप्टर नंबर 10 में जहां पर हमने अमीन की रिएक्शन RX के साथ करवाई उस पर आप जरूर फोकस कीजिए। लेकिन मैं आपको यहां पर बता देती हूं, अगर हमने किसी अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई तो इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एल्किलन। क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं एल्किलन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, अब देखो, कोई भी अमीन ले लो। मैंने प्राइमरी अमीन लिया RNH2। अगर आपने इसकी अभिक्रिया HX के साथ करवाई, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा RNH3 पॉजिटिव आयंस प्लस X माइनस आयन। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्किलन। और डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन था, उस लेक्चर को एक बार ये वाली वीडियो क्लिप निकाल के जरूर देखिए। ठीक है, अगली अभिक्रिया एसिलन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैंने बताया एल्किलन, अब मैं बता रही हूं एसिलन। ठीक है, एसिलन का मतलब होता है एसिटाइलेशन। क्या होता है? एसिटाइलेशन। अब बच्चों, एसिलन आप कब बोलोगे? कि जब भी आपने किसी अमीन को या तो एसिल के क्लोराइड या एनहाइड्राइड या फिर आपने उसको किसी ऐसे ईथर जैसे अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई है, तो आप बोलते हो कि जो उत्पाद बनते हैं ना वो आपके सारे एसाइल बनते हैं। देखो, करना क्या है? आपको अभिक्रिया करवानी है या तो एसाइल क्लोराइड के साथ, या आपको अभिक्रिया करवानी है एनहाइड्राइड के साथ, या फिर आपको अभिक्रिया करवानी है ईथर के साथ। ठीक है, तो अगर आप इनकी अभिक्रिया इस तरीके से करवाते हो तो आप देखोगे कि एसिल क्लोराइड मतलब पीछे Cl ग्रुप लगा होगा। ठीक है, एनहाइड्राइड या फिर आपका ईथर, इनके साथ अगर आपने किसी भी अमीन की अभिक्रिया करवा दी तो इसको हम बोलते हैं, जो उत्पाद बनेगा ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बना? एसिलन के द्वारा बना। इंग्लिश में बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो एसिलाइटेशन करवाने के लिए ये 3 अभिकर्मक में से एक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्लियर इतना? चलिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं, तभी आपको एसिटाइलेशन जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो देखिए उदाहरण क्या है बच्चों। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया C2H5NH2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैं करवा रही हूं CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ठीक है, ये आपका एसिल क्लोराइड हो गया।
इस अभिक्रिया को आपको हमेशा क्षार की उपस्थिति में ही करवाना है, बिना क्षार की उपस्थिति में आपकी यह अभिक्रिया नहीं होगी। क्षार की उपस्थिति में अगर आपने इस अभिक्रिया को करवाया तो देखो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा। इस NH2 को मैं यहां पर ऐसे लिख सकती हूं, ये हो गया आपका C2H5, इस NH2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब आप जानते हो कि इस नाइट्रोजन के पास आपके पास में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर है आपका C डबल बॉन्ड OCl और मैंने यहाँ लगा दिया CH3। तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये देगा इसको, तो अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा देखिएगा, C2H5, CO नेगेटिव, CH3 और यहाँ पर लग जाएगा Cl और H ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। अब H क्योंकि आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाला H और ये वाला Cl ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा C2H5 N C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में HCl जो है वो आपका बाहर निकल गया। अब बच्चों इस इथेनेमाइन की C2H5 के साथ NH2 है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी इथेनेमाइन, इसका नाम हुआ इथेनेमाइन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, एसिल क्लोराइड, क्योंकि असाइलेशन करवाना है तो एसिल क्लोराइड होना जरूरी है। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई एसिल क्लोराइड के साथ। एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्षार की उपस्थिति में इसने आपको ये जो उत्पाद दिया, इसका नाम है इथेनेमाइड। इथेनेमाइड लिखा है तो भी सही है, अगर एथेनेमाइड लिखा है तो भी सही है, इथेन बोलो या एथेन बोलो दोनों ही करेक्ट वर्ड है। तो C2H5NCOCH3 क्या बना आपका, इथेनेमाइड बना। तो जब भी आप असाइलेशन कराओगे तो आपका जो अमाइन ग्रुप है वो हमेशा अमाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगली अभिक्रिया करते हैं हम। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो एनहाइड्राइड के साथ होगी। तो देखिए एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे, हम लेके चलेंगे बेंजामीन। क्या लेके चलेंगे हम, बेंजामीन, ठीक है। बेंजामीन क्या होता है आपका C6H5NH2, तो हमने लिया C6H5N, N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H और H, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा बेंजामीन। अब मुझे इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है, एनहाइड्राइड के साथ करनी है। तो एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में दो एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एनहाइड्राइड है, ये आपका इथेन का एनहाइड्राइड है। तो ये बच्चों आपका इथेन का एनहाइड्राइड है, तो इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इस एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, देखो आपका ये जो H और CH3COO ग्रुप है ना, ये आपका CH3COOH बनके एथेनोइक अम्ल बनके बाहर निकल जाएगा, CH3COOH बनके ये बाहर निकल जाएगा, CH3COOH, ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड। और आपको क्या मिलेगा, C6H5N यहाँ पर, H यहाँ पर, ये आपका हो गया O, ये हो गया COCH3, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये फिनाइल की रिंग है, उस पे ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा फेनिल एथेनेमाइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड। तो आप ये देखोगे कि चाहे कोई आपका एल्किल वाला अमीन हो, चाहे वो एरिल वाला अमीन हो, अगर वो किसी एसिल क्लोराइड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम उस अभिक्रिया को एसिलन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बेंजामाइन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है, इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ करवाई। तो यहाँ से हमारा इथेनोइक एसिड बाहर निकल गया और यहाँ हमें मिला एन फेनिल एथेनेमाइड। क्लियर है बच्चों, तो ये कहलाता है आपका एसिलन की अभिक्रिया। जो अब एल्किल और एल्किलन और एसिलन के बाद हमारी जो चौथी अभिक्रिया है वो है आपकी कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है। अब
कार्बाइलअमीन अभिक्रिया को हम कार्बाइलअमीन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी अमीन की अभिक्रिया हम CHCl3 के साथ करवाते हैं। CHCl3 जो होता है ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लियर? इसको हम कार्बाइलअमीन टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइलअमीन परीक्षण भी बोलते हैं। कार्बाइलअमीन टेस्ट या फिर कार्बाइलअमीन परीक्षण भी हम इसको कहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में एक्चुअल में हुआ क्या। हमें कोई भी प्राइमरी अमीन लेके चलना है। प्राइमरी अमीन मतलब हम बोलते हैं RNH2 ग्रुप। इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ तो करवाएंगे, लेकिन किसी न किसी क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे। तो देखिए अभिक्रिया होगी कैसे। हमने क्या लिया, हमने लिया RNH2। अब आप जानते हो इस RNH2 को हम प्राथमिक अमीन कहते हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्राथमिक अमीन। इस प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है, मुझे CHCl3 के साथ करवानी है। CHCl3 को मैं कहूंगी क्लोरोफॉर्म। साथ में माध्यम कैसा लेना है, माध्यम आपको क्षारीय माध्यम लेना है। तो हमने KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्षार कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को कराने के पश्चात आप यहां देखोगे कि आपको क्या क्या उत्पाद के रूप में मिलेगा। एक मिलेगा आपको RNC, एक मिलेगा आपको KCl, एक मिलेगा आपको यहाँ पर H2O, और साथ में एक और उत्पाद की प्राप्ति होगी आपको, वो है आपका KCl3 के रूप में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि हमने प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया, तो यहाँ पर आपको RNC मिला। ठीक है, अब बच्चों जो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हम CN लिखते हैं और N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को हम NC लिखते हैं, दोनों में फर्क क्या है। CN को हम कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं, साइनाइड। और NC को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। तो ये ग्रुप हो गया हमारा साइनाइड ग्रुप, ये ग्रुप हो गया हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्लियर है इतना। तो यहां पर ये जो बना है इसको आप बोलोगे ये बना आपका आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बनना ही कहलाता है कार्बाइलअमीन रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं कार्बाइलअमीन का परीक्षण। क्लियर, करना क्या है, कोई भी प्राइमरी अमीन लो, प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म डालो किसी क्षार की उपस्थिति में, तो आपको आइसोसाइनाइड अगर मिलता है तो आप बोलोगे कि यहां पर कार्बाइलअमीन परीक्षण हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एलिफेटिक अमीन तो यह अभिक्रिया देते हैं, लेकिन एरोमेटिक अमीन में यह अभिक्रिया काम नहीं करती। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं कार्बाइलअमीन की अभिक्रिया। तो ये थी आपकी बच्चों 4th नंबर की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम 5वीं अभिक्रिया की तरफ। इसका नाम है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि अगर आप HNO3 लिखते हो तो इसको आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड, यही बोलते हो ना। लेकिन अगर मैं इस HNO3 को HNO2 कर दूं तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्लियर इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। अब यहां पर जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया होगी तो वो अभिक्रिया एलिफेटिक वालों के लिए अलग होगी और एरोमेटिक वालों के लिए वो अभिक्रिया बिल्कुल अलग होगी। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एलिफेटिक अमीन्स के लिए। नाम है एलिफेटिक अमीन। अब बच्चों पहले आपको लेना है एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन मतलब हमने ले लिया प्राइमरी अमीन RNH2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मुझे करवानी है HNO2 के साथ, इसको हम बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। जब ये आप अभिक्रिया करवाओगे तो आपको यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में NaNO2+HCl लेना है। क्या लेना है, NaNO2+HCl। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राथमिक अमीन। ठीक है, अब HNO2 क्या हो गया, ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल, और उत्प्रेरक के रूप में मैंने यहाँ पे लिया NaNO2+HCl। अब जब भी आप NaNO2 और HCl लेते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमेशा डायazonium लवण का निर्माण होता है, मतलब ये बनाएगा R
N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है डायazonium लवण, ये एकदम स्थायी नहीं होता है। तो स्थायी ना होने के कारण ये आपको आगे की अभिक्रिया ऐसी देगा जिसमें आपका ये परिवर्तित हो जाएगा अल्कोहल में और नाइट्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी, लेकिन वो क्या करने पे, वो जल अपघटन करने पे। तो आप देखोगे कि यहाँ जो उत्पाद बना है वो आपको देगा ROH प्लस N2 प्लस HCl। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी और आप यहाँ देखोगे ROH, मतलब यहाँ किसका निर्माण हुआ, अल्कोहल का निर्माण हुआ। इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायazonium लवण। इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है आपका डायazonium लवण। तो हमें करना क्या है, हमें कोई भी प्राइमरी अमीन लेना है, उसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवानी है NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर डायazonium लवण मिलेगा जो स्थायी न होने के कारण आगे जाके अगर आप उसका जल अपघटन करते हो तो वो आपका अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो थी आपकी प्राइमरी अमीन की बात। अब प्राइमरी अमीन के बाद जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी अमीन होते हैं, जिसे हम द्वितीयक और तृतीयक अमीन कहते हैं, वो भिन्न प्रकार की अभिक्रिया इसके साथ देते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये तीनों हो गए आपके एलिफेटिक अमीन। आगे बात करते हैं हम एरोमेटिक अमीन की, कि एरोमेटिक अमीन हमारे कैसी अभिक्रिया करेंगे। एरोमेटिक का मतलब होता है कि कोई भी अमीन आपका रिंग के ऊपर है। तो अगर कोई भी अमीन हमको रिंग के ऊपर ही लेना है तो सबसे बेस्ट है कि हम किसको लेके चलें, हम एनिलिन को लेके चलें। अब बच्चों एनिलिन क्या होता है, एनिलिन होता है C6H5NH2, यही होता है। इस C6H5NH2 की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ करवानी है। नाइट्रस अम्ल मतलब आपका HNO2, किसकी उपस्थिति में, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में। क्लियर इतना? तो देखिए ये हुआ आपका एनिलिन, ये हुआ आपका नाइट्रस अम्ल, और यहां पर उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा आपका C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस आपका H2O। क्लियर? ये जो बना है ये आपका बना है यहां पर डायazonium लवण। इसको हम क्या बोलेंगे, ये बना हमारा डायazonium सॉल्ट। लेकिन अब ये कौन सा बना है, ये एनिलिन का डायazonium सॉल्ट बना है। पहले वाले में एलिफेटिक वाला डायazonium सॉल्ट बना था। और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये डायazonium लवण बना है, साथ में यहाँ पर NaCl और H2O भी आपको मिला है, और इसका नाम हुआ बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा कि कैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन डायazonium लवण बनाते हैं नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में। तो बच्चों नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया आपकी 5वीं रासायनिक अभिक्रिया थी। क्लियर? मैंने आपको बोला हम टोटल रासायनिक अभिक्रिया 7 पढ़ेंगे, जिसमें से हम 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ती हूं मैं छठी अभिक्रिया की तरफ। देखें हमारी छठी अभिक्रिया क्या है। 6th रिएक्शन जो है वो है आपकी एरिल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्या बोला है, एरिल सल्फोनिक क्लोराइड, नाम है एरिल सल्फोनिक क्लोराइड। तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे बेंजीन का सल्फोनिक क्लोराइड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन का सल्फोनिक क्लोराइड है ना, उसे हम बच्चों कहते हैं हिंसबर्ग का अभिकर्मक। जहां भी मैं साइंटिस्ट का नाम यूज करती हूं आपको बहुत ध्यान से समझना है। इससे पहले मैंने चौथी अभिक्रिया में आपको बताया कि आइसोसाइनाइड जब बनता है उसको हम कार्बाइल अमाइन परीक्षण कहते हैं। अब मैं बोल रही हूं कि जो मेरा बेंजीन का सल्फोनिक क्लोराइड होगा, जैसे कि C6H5SO2Cl, इस बेंजीन के अभिकर्मक को हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसे हम कहते हैं हिंसबर्ग का अभिकर्मक। क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट, और हिंदी में हम इसे कहते हैं
हिंसबर्ग का अभिकर्मक। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या होगा, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी के साथ अलग अलग उत्पाद आपको देगा, लेकिन अगर आपने तृतीयक अमीन लिया है तो उसके साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं देगा। तो पहले हम किसकी बात कर लें? पहले हम प्राइमरी अमीन्स की बात कर लें। प्राइमरी अमीन का मतलब क्या होता है? आपके प्राथमिक अमीन, प्राथमिक मतलब आपके 1 डिग्री वाले अमीन। तो बच्चों जब हम प्राथमिक अमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने लिया बेंजीन की रिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया S डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया आपका बेंजीन का सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस सल्फोनिक क्लोराइड में हमको 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवानी है। 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या हुआ? NHH, और ये हो गया आपका 1 डिग्री अमीन, मतलब मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ C2H5। क्लियर है? ये आपका 1 डिग्री अमीन है। अब यहाँ पर अभिक्रिया में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा आप देखोगे, ये H और Cl दोनों रिएक्शन करके बाहर निकल जाएंगे। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखिएगा, दोबारा से हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी बेंजीन की रिंग। इस बेंजीन की रिंग पे आया S डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ जाएगा NH C2H5 और बच्चों आपका यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये अभिक्रिया आपकी क्या बनाने का काम करती है? ये आपकी अमाइड बनाने का काम करती है। तो आप ये देखोगे कि अगर आप 1 डिग्री का प्राइमरी अमीन लेके चले हो तो यहाँ पर क्या बना आपका? इस प्रोडक्ट का नाम है N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोलेंगे इसको? N-एथिल, एक ही एथिल ग्रुप है और इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये रिएक्शन होती है आपकी प्राइमरी अमीन्स के साथ। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी अमीन्स के साथ हमारा एरिल सल्फोनिक क्लोराइड कैसे अभिक्रिया करता है। तो दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी? दूसरी रिएक्शन है हमारी सेकेंडरी अमीन्स के साथ। ठीक है, अब देखो हमें दोबारा से इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को लेके चलना है। क्लियर? तो हमारा जो ये एरिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है वो S डबल बॉन्ड OCl होता है। तो यहाँ पर वी विल मेक अ लिटिल करेक्शन, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ भी हमने डबल बॉन्ड O लगाया। अब हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सेकेंडरी अमीन के साथ। ये आपका 2 डिग्री का अमीन है। तो देखो हमने क्या बात की कि ये वाला H और ये वाला Cl रिएक्शन में से बाहर निकल जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो आपको दोबारा से यहाँ पर बेंजीन की रिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl रहे, Cl सॉरी बाहर निकलेगा HCl के साथ, और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा आपका N, इधर आ जाएगा C2H5 और इधर भी आ जाएगा आपका C2H5 और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास 2 एथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? NN डाइएथिल। क्या बोलेंगे? NN डाइएथिल, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके एथिल ग्रुप है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्योंकि हम लेके चले थे एरिल सल्फोनिक क्लोराइड और इससे हमने बनाया अमाइड। क्लियर? ये था सेकेंडरी के बारे में। अब मैं बात करती हूँ टर्शरी के बारे में। टर्शरी अमीन्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि बच्चों ये जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से आपके टर्शरी अमीन्स कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। तो हम लिखेंगे बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया टर्शरी अमीन्स के साथ नहीं होती। तो टर्शरी अमीन्स के साथ आप देखोगे कि ये आपकी कोई अभिक्रिया नहीं देंगे। तो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करवाया तो एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, सेकेंडरी के साथ करा तो एन एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, और हमेशा रिएक्शन में से कौन बाहर निकल गया? HCl आपका बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन थी आपकी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं हम विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया भाग 2 में हमारे पास जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो क्रिया होती है वो तब होगी जब आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो आक्रमण करेगा। अब आप जानते हैं कि मैं अगर एनिलिन की बात करूं, NH2 होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये होता है एनिलिन। ठीक है बच्चों, ये जो एनिलिन होता है ना, अगर आप इसकी अनुनादी संरचनाएं देखोगे तो अनुनादी संकर की वजह से इसकी 5 संरचनाएं बनाना संभव है। ये 5 संभावनाएं इसको क्या करती हैं? इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करने के लिए क्रियाशील बनाती है। तो जब ये क्रियाशील बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशित हो जाता है। इसका मतलब या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पोजीशंस उसको कहाँ मिलती है? रिंग में सिर्फ 2 ही जगह पे मिलती है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो हम बोलेंगे कि इस एनिलिन की अनुनादी संकर के हिसाब से 5 अनुनादी संरचनाएं संभव है। इतना क्लियर? अब अगर इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं आप बना पाते हो, इसका मतलब ये है कि ये इसको क्रियाशील किसके लिए बनाते हैं? ये इसको क्रियाशील बनाते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशित करने के लिए। कैसा निर्देशित होता है ये ऑर्थो पैरा निर्देशित है। इसका मतलब जो भी ग्रुप आप जोड़ोगे या तो वो ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा या फिर वो पैरा वाली पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। बहुत बार बता चुकी हूं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी होती है आपकी? अगर यहाँ एनिलिन लगा है, अगर कोई चीज यहाँ पे जुड़ती है तो पहली और दूसरी पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो होती है। लेकिन अगर कोई चीज NH2 यहाँ लगा है और पहले और तीसरे पे जाके जुड़े, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आए, अगर वो 1 2 पे जुड़ता है तो ऑर्थो, और 1 और 3 पे जुड़ता है तो वो आपका होता है मेटा, और आमने सामने जुड़ता है, जैसे NH2 यहाँ है, कोई भी ग्रुप आया अगर वो इसके सामने जुड़ा 1 और 4 वाली पोजीशन, तो 1 और 4 वाली पोजीशन होती है आपकी पैरा। लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं अगर आप एनिलिन की बनाते हो तो ये इसको ऑर्थो पैरा निर्देशित करती है। इसका मतलब इसको नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा? या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बच्चों, जब आप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में हम 3 तरीके की क्रियाओं की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इस इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में हम 3 तरीके की अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, एक हम करेंगे ब्रोमोनन मतलब ब्रोमिनेशन, एक हम करेंगे नाइट्रेशन जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोकरण, और तीसरा हम करेंगे सल्फोनेशन जिसको हम बोलेंगे सल्फोनन। ठीक है, तो इन 3 तरीके की अभिक्रियाओं को ही हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हो गई आपकी ब्रोमिनेशन, ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हो गई आपकी नाइट्रेशन,
और तीसरी हो गई आपकी सल्फोनेशन। इतना क्लियर? ये तीनों आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो शुरू करते हैं पहला ब्रोमिनेशन के साथ कि हम ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है ब्रोमोनन, और ब्रोमोनन को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन करने का क्या मतलब होता है कि आपकी एनिलिन की जो रिंग है उसमें ब्रोमीन को जोड़ना। किसको जोड़ना? ब्रोमीन को जोड़ना। जब आप यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड तो करवाएंगे, लेकिन किसी ना किसी माध्यम की उपस्थिति में कराएंगे। वो माध्यम आपका अम्लीय या क्षारीय माध्यम कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अब करवाएंगे ब्रोमिनेशन किसका? एनिलिन का। तो सबसे पहले यहाँ क्या बना लो? यहाँ पर एनिलिन बना लो। एनिलिन क्या होगा? एनिलिन होगा बच्चों आपका रिंग के ऊपर NH2। 3 बॉन्ड को मैंने ऐसे लगा दिया। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया एनिलिन। क्लियर? अब करना क्या है? ब्रोमीनन। नाम को समझते हुए चलो। ब्रोमीनन करना मतलब मुझे इसमें ब्रोमीन को ऐड करना है। अब मैंने क्या बोला? अगर आपको ब्रोमीन को ऐड करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माध्यम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं वाटर एज अ मीडियम। तो यहाँ पर माध्यम है आपका जलीय माध्यम। ठीक है। अब बच्चों अगर आप इस एनिलिन में इस ब्रोमीन को जोड़ते हैं तो आप सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो उत्पाद मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑर्थो पे ब्रोमीन, पैरा पे ब्रोमीन और आपका मेटा पे भी ब्रोमीन। ठीक है, एक आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, एक मेटा पे मिलेगा, एक पैरा पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर तीनों पोजीशंस को डिसाइड करूं तो मुझे अगर इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा बनाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको एक छोड़ के एक शिफ्ट करना पड़ेगा। एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नंबरिंग अगर दूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आपने जलीय माध्यम में यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड किया तो आपको यहाँ पर 3 पोजीशंस पर क्या देखने को मिला? 3 पोजीशंस पर आपको ब्रोमीन ग्रुप देखने को मिला। तो बच्चों आपके पास में ये जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमारा बना इसका नाम क्या होगा? इसका आपका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। क्या नाम दूंगी मैं इसको? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, और साथ में आपका यहाँ पर 3 HBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर इतना? अब ये जो है आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में आपको 3 पोजीशंस पर ब्रोमीन ग्रुप मिला है। अब हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम एनिलिन लेके चलें तो हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पर ब्रोमो मिले, हमें 3 पोजीशंस पर ब्रोमो यहाँ पर नहीं चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं करवाने के लिए। तो आप देखोगे कि हमेशा ये जो ग्रुप है ये आपका 2, 4, 6 तीनों पोजीशंस पर आ रहा है, ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस पर आ रहा है। तो हमें ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल पोजीशन पर ब्रोमीन चाहिए। तो इस रिएक्शन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? तो देखिएगा ब्रोमीन आपको एक ही पोजीशन पर चाहिए। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे एनिलिन। ठीक है, ये हमारा हो गया एनिलिन। इस एनिलिन की अभिक्रिया मुझे करवानी पड़ेगी CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, किसी एनहाइड्राइड के साथ, लेकिन वो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? पिरिडिन की उपस्थिति में। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जब आपने पिरिडिन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई तो यहां आ जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, NH डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? इस उत्पाद का नाम है एन-फेनिल इथेनेमाइड। क्या नाम है इसका? एन-फेनिल इथेनेमाइड। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा?
Br2 को इसमें ऐड करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? CH3COOH की प्रेजेंस में, इथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या देखोगे आप इस रिएक्शन में, क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर आपका जो है ना ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेजर, मुख्य। क्लियर इतना? ये आपका ब्रोमीन ग्रुप आ गया। तो सबसे पहले तो क्या किया, एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CH3CO होल ट्वाइस O की, और पिरिडिन की उपस्थिति में हम इसके ऊपर ग्रुप लेके आए NHCOCH3। इससे क्या बना? ये बना आपका एन-फेनिल इथेनेमाइड। एन-फेनिल इथेनेमाइड का हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो हमें यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप मिला। अब हमें क्या करना है, हमें इस अभिक्रिया में यहां पर करवाना है इसका जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन। तो जल अपघटन के बाद आप देखोगे बच्चों कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या चाहिए था? हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पर यहां पर ब्रोमीन चाहिए था, और जल अपघटन करवाओगे तो यहां पर NH2 आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो, 3 पोजीशन से ब्रोमीन हटके सिर्फ एक ही पोजीशन पर आया। तो इस रिएक्शन को अगर हमें कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करवाना है तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले पिरिडिन की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड डालो, उसके बाद उसका ब्रोमिनेशन करो इथेनोइक एसिड की उपस्थिति में, देन हमको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका हमको जल अपघटन करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों था हमारा ब्रोमिनेशन, जिसमें हमारा क्या हुआ, सिर्फ एक ही पोजीशन पे हमें ब्रोमो मिला। और अगर मैं इस कंपाउंड को नंबरिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 लिखना पड़ेगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4-ब्रोमो एनिलिन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? 4-ब्रोमो एनिलिन। और अगर हम इसको पहले का प्रोडक्ट देखें तो देखो यहां पर क्या था, तीनों पोजीशंस पे ब्रोमो था, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। लेकिन हमने इसको रिएक्शन को कंट्रोल करके क्या किया, एक ही पोजीशन पर हम ब्रोमीन लेके आए, और पोजीशन है 4-ब्रोमो एनिलिन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ब्रोमिनेशन का। क्लियर है? इसका नाम है नाइट्रोकरण, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करने का मतलब बहुत ही साधारण होता है कि NO2 का जुड़ना, सिंपल, NO2 का जुड़ना। अब अगर मुझे किसी चीज में NO2 को जोड़ना होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमेशा उसमें HNO3 को ही डालूंगी, तभी उसका NO2 ग्रुप जो होगा वो उस अभिक्रिया में वहां पर जुड़कर आएगा। तो नाइट्रेशन में मुझे HNO3 और H2SO4 को इस अभिक्रिया में प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो देखिए अभिक्रिया किस तरीके से होगी, लेके चलो यहाँ पर एक ही अभिकर्मक, वो है आपका एनिलिन। सारी अभिक्रिया हम एनिलिन पे ही करवा रहे हैं, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ये आपको स्थायी एनिलीनियम आयन देता है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। अब करवाना क्या है, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन करवाने के लिए इसमें नाइट्रिक एसिड डालो, लेकिन नाइट्रिक एसिड हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में डलता है, और 288 केल्विन के ताप पर इसको गर्म करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहां पर उत्पाद मिलेंगे क्या आपको। NH2 NO2 प्लस NH2, और यहां मिलेगा NO2, और एक मिलेगा आपको NH2 और इसके सामने NO2। अब जो कहानी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि पहले जब मैंने ब्रोमिनेशन करवाया तो एक ही रिंग के ऊपर 3 ब्रोमो प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ भिन्न है कि अगर आप नाइट्रोकरण करवाते हो और HNO3 और H2SO4 जो कि आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में 288 केल्विन पर इसको गर्म करते हो, तो आपको 3 यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका नाम हुआ, इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ, ये पोजीशन ऑर्थो होती है तो इसको मैं बोलूंगी ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन। ठीक है, ये पोजीशन मेटा होती है तो मैं इसको बोलूंगी मेटा नाइट्रो एनिलिन, और ये पोजीशन मेरी पैरा होती है तो इसको मैं बोलूंगी पैरा नाइट्रो एनिलिन। इतना क्लियर बच्चों? 1, 2 पोजीशन ऑर्थो, 1, 3 मेटा और 1 और 4 पैरा।
अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो मिश्रण बने हैं ना आपके, ये अलग अलग परसेंटेज है। ये ऑर्थो बनेगा 2%, मेटा बनेगा 47% और सबसे ज्यादा पैरा बनता है, ये बनेगा आपका 51%। तो तीनों का मिश्रण जो है वो आपको अलग अलग प्रतिशत के रूप में यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन आप देखोगे क्या कि सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो आपको कौन सा हुआ है, पैरा वाला प्रोडक्ट ही हुआ है। तो तीनों का मिश्रण हमें मिला, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में हमको मिला। तो हम कहेंगे कि एनिलिन से बनने वाला एनिलीनियम आयन, किसकी बात करेंगे, एनिलिन से बनने वाला एनिलीनियम आयन, ठीक है। ये कैसा है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशित होने के साथ साथ मेटा निर्देशित भी है, क्योंकि आपको ये कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा मेटा का भी दे रहा है। तो अगर आपको तीनों पे से अभिक्रिया को 3 उत्पादों के रूप में अगर आपको उत्पाद नहीं चाहिए, तो हमेशा आपको किसी ना किसी एजेंट का यूज करके उस अभिक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है। इतना क्लियर। तो ये था आपका नाइट्रो करंट, जिसमें हमने NO2 को ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे प्राप्त किया 2%, 47% और 51% के रूप में। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की हमारी आखिरी अभिक्रिया वो है आपका सल्फोनेशन। अगली अभिक्रिया है हमारी सल्फोनेशन। अब किसी भी चीज में सल्फोनेशन करने का मतलब है कि जो सल्फर वाला ग्रुप है SO2 या फिर SO3H ग्रुप आपका रिंग के ऊपर आ जाएगा। अब सल्फोनेशन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ तत्व आप उसमें जोड़ोगे तभी तो आपका सल्फर ग्रुप आएगा एनिलिन रिंग के ऊपर। तो सल्फोनेशन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, तो बच्चों सल्फोनेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फोनेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एनिलिन, ठीक है। ये हो गया आपका एनिलिन। अब एनिलिन की अभिक्रिया हम किस रूप में करवाएंगे, इस एनिलिन में आप ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फोनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा। जैसे ही आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब इस आयन को अगर मैं 453 से 475 केल्विन के ताप पर मैं अगर इसको गर्म करती हूं, तो गर्म करने के बाद आप देखोगे कि यहां आपको मिल जाएगा NH2 और यहां मिल जाएगा आपको SO3H ग्रुप लगा हुआ, और इसको आप बोलोगे सल्फोनिक एसिड, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। इतना क्लियर है। दोबारा से बताती हूं मैं आपको, सल्फोनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये बनने के पश्चात आप इसको 453 से 475 केल्विन के ताप पर जब आप इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद आप देखोगे कि सल्फोनिक अम्ल आपको मिलेगा। अब बच्चों ये जो आपको सल्फोनिक अम्ल मिला है, ये क्या करेगा, ये अपने आयंस को एडजस्ट करके क्या बनाएगा, इसको बना देगा NH3 पॉजिटिव और इसको बना देगा SO3 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। अब ये जो बनाया ना NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, इसका एक स्पेशल सा नाम है और उस स्पेशल नाम को हम कहते हैं ज्वीटर आयन। क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्लियर है। हुआ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड आपने किया तो आपको बीच में ये इंटरमीडिएट मिला। अगर आप इसको 453 से 475 केल्विन ताप पर आप इसको गर्म करते हैं तो सल्फोनिक अम्ल आपको प्राप्त होता है, और वो सल्फोनिक अम्ल आपको आगे जाके क्या देता है, ज्वीटर आयन देता है। तो ये आयन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, इसको हम ज्वीटर आयन कहते हैं। और ये जो ज्वीटर आयन है ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभिक्रिया में आपका प्रयोग होने वाला है।
क्लियर? तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में 3 अभिक्रिया। एक हमने किया ब्रोमिनेशन, एक हमने किया नाइट्रोकरण, एक हमने किया सल्फोनेशन। अब बच्चों अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करूं, कौन सी अभिक्रिया? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप देखोगे कि ये जो आपका एनिलिन है ना, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। अब इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो कि ये जो है ये फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाते हैं तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर ये लुईस अम्ल की तरफ काम करता है और इसको लवण में परिवर्तित कर देता है। तो लवण में परिवर्तित होने के कारण यह अभिक्रिया आगे नहीं हो पाती, इसीलिए हम कहते हैं कि एनिलिन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं शो करेगा। क्लियर? तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया का आखिरी भाग था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में आज पढ़ा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, नोट्स या फिर किसी डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।